हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर ये कहूँ कि सारे इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं हाल के दिनों में। जैसे कि हम लोगों ने पहले बात भी की थी कि आज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे पहले स्कीम की तरफ। तो ये देखिए, एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें से कुछ ब्रॉड चीज़ें अगर हम जान लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये देखना होगा कि कौन सा एजेंसी या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड है। तो आपको याद रखना है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको इस नाम को याद रखना है। अगर जब भी हेरिटेज 2.0 की बात हो तो आपको ये नाम याद रखना है। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं हेरिटेज 2.0 की, तो यानी कि ये दूसरा वर्जन है। इससे पहले भी कोई एक वर्जन आया होगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले एक वर्जन आया था जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद अभी हाल में इसको लॉन्च किया गया है। देखो, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ऑप्शन कहाँ से वो बनाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो आपसे मिनिस्ट्री पूछता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई, ये तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को चलाएंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और यूटीज, जितनी भी यूटीज है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे यूटीज की जो गवर्नमेंट है ये भी आपको क्या करेंगे, इसमें इनका भी एसोसिएशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी को इंश्योर करना है और इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना है। चलिए अगले पॉइंट पे चले अगर इसका हम, तो हमको समझ में आएगा कि आखिर इसमें पार्टिसिपेशन को, जैसे कि मैंने बात करी पिछले स्लाइड में कि इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना है, तो आखिर कोई भी चीज इंक्लूसिव कब होगा? जब समाज के सारे वर्ग उसके साथ एसोसिएट होंगे। तो अगर उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाना है समाज के सारे वर्गों का, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लाना होगा और पब्लिक सेक्टर को भी साथ में लाना होगा। और इसी के साथ साथ इंडिविजुअल्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी साथ में लेकर आना होगा। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। अगर हम आगे बढ़े तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई में एक्सेप्ट शब्दों पे ध्यान देंगे आप। मे एक्सेप्ट वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस फॉर मेंटेनिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर एएमएएसआर एक्ट 1958। यहाँ पे मे है, देखिएगा ध्यान से। यूपीएससी यहाँ से मे के जगह इसमें लिख देगा कि इट इज ऑब्लिगेटरी या फिर इट इज कंपल्सरी फॉर एएसआई के जो डायरेक्टर है उनके लिए। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें मे शब्द है, तो आप ध्यान रखेंगे कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है एएसआई के डायरेक्टर के ऊपर। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी फंडिंग कहां से आएगी। फंडिंग को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, उसको भी हमको समझना होगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझना होगा। इसी के साथ साथ इसमें जो 4 प्रोन्स्ड नेटवर्क है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इसके लिए एक सनसेट क्लॉज भी रखा गया है। ये इन्फिनाइट टाइम के लिए नहीं रखा गया है, 5 साल का इसका सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज का मतलब यही होता है कि समाप्त कब हो जाएगा कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी प्रोग्राम, कब कहाँ जाके समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग सनसेट क्लॉज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज। कभी कभी यूपीएससी यहाँ से भी आपको ट्रैक करने का कोशिश करेगा। तो 5 साल के अंदर में इसको समाप्त कर देना है। जैसा कि 1.0 चला था, अभी 2.0 चल रहा है। तो हो सकता है कि आफ्टर 5 years ये 3.0 भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी फंडिंग की बात करें तो सीएसआर के जरिए इसको फंड मिलेगा। सीएसआर आपको पता है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे कुछ प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं अपनी सीएसआर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसे फंड करते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स को। उसकी फंडिंग क्या है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फंडिंग का कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो देखो इसमें बोला गया है कि ऑप्शन टू अडेप्ट मोन्यूमेंट इंटायरली और कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक एमिनिटीज। मतलब ये कि कोई भी मोन्यूमेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी का जितना मोन्यूमेंट है सबको कवर किया जाए, या फिर किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को भी इसमें किया जा सकता है, उसको फंडिंग किया जा सकता है, उसको कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। चलते अगले स्लाइड में और नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग।
इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में, याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बीबीएससी। इसी के साथ साथ आपको एक और बात याद रखना है कि मिनिस्ट्री, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो आप इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं कल्चरल, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही इसको देखेगा। लेकिन हालांकि हम लोगों ने पिछले वाले में भी देखा था कि एएसआई भी इन्वॉल्व था उसमें। उसी के साथ साथ अगर मैं इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व देखूं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो सबसे पहले गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, CSC। उसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही एक पार्ट है, डिपार्टमेंट है, जिसका एग्जीक्यूशन होगा वो गाइड किया जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के जरिए, जो कि न्यू दिल्ली में है। एक एटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही कोई एक डिपार्टमेंट है। खैर इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा और कब इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी थोड़ा बहुत आप इसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक झलक रख सकते हैं, ताकि आप MCQ अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजिली उसको एलिमिनेट कर सकें। इसको बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि कल्चर को अवेयर करना, कल्चरल अवेयरनेस अभियान चलाना, मतलब लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताना। नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाना। इसी के साथ साथ नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस को थोड़ा और सुदृढ़ करना और उसको मजबूती प्रदान करना। इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले कल्चरल हब्स बनाया जाएगा, जिसको कि कलाग्राम का नाम दिया गया है। इसी के साथ साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा लर्निंग के लिए, मतलब कि ई लर्निंग की कुछ व्यवस्था करी जाएगी और मैपिंग किया जाएगा लोकल आर्टिस्ट को। उस पार्टिकुलर क्षेत्र का कोई लोकल आर्टिस्ट है उसको मैप किया जाएगा, ताकि इजिली कोई भी अगर मान लेते हैं उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा, कोई एंड कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए होगा, उस प्रोडक्ट को उसको प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिस्ट और कस्टमर के बीच का कैसे रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसमें इसकी मदद की जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मंजूसा आर्ट एक आर्ट फॉर्म है। अब USA में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है या फिर मुंबई में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसको मंजूसा आर्ट का कोई आर्ट खरीदना है, तो इजिली उसके साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर पाएगा। अगले स्लाइड में चले, हम देखेंगे होमो नलेडी, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं होमो नलेडी। होमो नलेडी क्या है, इसमें दो तीन ही चीजें याद रखनी। सबसे पहले एक बरियल प्रैक्टिस है, बस पूछ देगा यूपीएससी आपसे कि होमो नलेडी एक टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसका संबंध किससे है, एक नया वायरस है, एक नया सुपर कंप्यूटर है, कोई नया कोमेट्स है, या फिर एक बरियल प्रैक्टिसेस है जो कि हमको हाल ही में मिला है, नए एविडेंस इसके प्राप्त हुए। ऐसा माना गया है, देख लीजिए होमोसेपियंस का है, जब हम नियंदरथाल से होमोसेपियंस में कन्वर्ट हो रहे थे उस वक्त की बात है। आप देख ही पा रहे होंगे कितने जीरोस लगे हुए, इतने साल पहले की बात है। चलिए अगले स्लाइड में चले, तो हमको देखने को मिलेगा अभिलेख पटल के बारे में। क्या है अभिलेख पटल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वेब पोर्टल है, इसकी खासियत क्या है इसको भी समझते हैं। वेल फीचर्ड प्लेटफॉर्म टू एक्सेस NAI's रेफरेंस मीडिया एंड डिजिटाइज्ड कलेक्शन। जितने भी NAI के कलेक्शंस हैं उसको डिजिटाइज्ड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, इसका नाम रखा गया अभिलेख पटल। इनिशिएटिव क्या है इसका भाई, तो NAI ने एफर्ट लगाया है इंडियन आर्काइवल रिकॉर्ड्स को एक्सेसिबल कराने के लिए हर किसी को ऑनलाइन। अब जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं, जितनी भी प्रदर्शनियां होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, बड़े बड़े शहर में, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, कुछ साउथ के शहरों में भी होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या फिर लद्दाख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर उन चीज़ों को देखना चाहेगा तो उनको कहाँ से मिलेगा, तो उसकी व्यवस्था कराने के लिए, ऑनलाइन एक्सेस दिलाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है अभिलेख पटल। तो आप याद रखेंगे एक वेब पोर्टल है। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि टर्म से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, अभिलेख पटल का क्या नाम है, क्या ये कोई मॉन्यूमेंट्स है या फिर कोई एक हाईएस्ट पीक है, किसी भी कंटिनेंट का नाम दे दिया जाएगा, फिर इंडिया के ही किसी पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा क्या ये इसका हाईएस्ट पीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको बताना होगा कि एक वेब पोर्टल है। NAI के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, ये किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। रिस्पोजिटरी ऑफ नन करेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स, कुछ चीजों को जो कि डिसक्लासिफाइड हो जाते हैं
उन रिकॉर्ड्स को सामने लाने का काम किया जाता है MAI के द्वारा। चलिए अब इस आखिरी स्लाइड में हम देखेंगे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। मैं आपको बता दूं कि आखिरी स्लाइड तो है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक गट फीलिंग है कि इस बार के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब चांसेस काफी हाई है इसके कि इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए। आखिर ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ कहाँ था सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली आपको पता है कोई भी समिट कहीं पे होता है तो उससे जो चीजें निकलकर सामने आती है, उसका जो कंक्लूजन होता है, उसको हम नाम रखते हैं उसी शहर पे डिक्लेरेशन के तौर पे। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकलकर सामने आया है, यही आउटकम है इस समिट का। किसने ऑर्गेनाइज कराया? ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो आज के लेक्चर की जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसमें ज्यादातर जो चीजें थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराई गई थी। और इनके साथ इनका कोलैबोरेशन किसके साथ है? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो एड्रेस्ड बुद्धिस्ट एंड यूनिवर्सल कंसर्न, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसको प्रोपोगेट करना, इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सल कंसर्न्स हैं उसको भी, अभी आप देख रहे हो कि हर कोई युद्ध की बात कर रहा है, हर तरफ वायलेंस ही वायलेंस हो रहा है, उसको समझते हुए बहुत सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने कहा कि अभी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्ध की बातों पे अगर हम फोकस करें तो हमको ऐसा लगता है कि इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। हाईलाइट्स की बात करूं अगर मैं इसकी हाईलाइट्स ये थे कि एम्फेसाइज किया गया था बुद्धिज्म को इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी की तरह। अब देखो दो तरह का पावर होता है, आपको पता ही होगा, IR में आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। एक होता है सॉफ्ट पावर, दूसरे को बोलते हैं हार्ड पावर। हार्ड पावर वही हो गया मिलिट्री, वेपन्स, एयरफोर्स, नेवी। सॉफ्ट पावर बोलते हैं डिप्लोमेसी। इसी के साथ साथ हमारा बॉलीवुड, हमारा म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, एक फिलोसफी भी सॉफ्ट पावर का पार्ट होता है। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो भगवान बुद्ध का जन्म हालांकि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुई थी और वो इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया से निकला हुआ एक रिलीजन जो कि पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बुद्ध के विचारों का प्रभाव वेस्टर्न कल्चर में भी हमको देखने को मिलता है। तो अगर बुद्ध की बात होगी तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया की बात होगी ही होगी। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर भी डेवलप होकर निकलकर सामने आएगा। तो ये इसका हाईलाइट था इस कॉन्फ्रेंस का, इस मीटिंग का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा ऐसे सारे इनिशिएटिव को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैसे स्कीम्स जो कि आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने, आर्ट एंड कल्चर को प्रोपोगेट करने का काम करेगा। और यूपीएससी का सीधा सा फोकस होता है, जो चीज सरकार जोर शोर से लोगों को बताती है वहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है। तो ये लेक्चर मैं आशा करता हूं कि आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।